देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम आ गया। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर कोरिलेशन पढ़ा, ठीक है, और कोरिलेशन को कितने तरह से मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्ल पियर्सन फॉर्मूला देखा जो कि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो हम लोगों ने नोट बनाया था वहां पर हम लोगों ने ये लिखा था कि कौन कितने तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का पहला था स्कैटर्ड डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करके देखा था जो सिर्फ हमें डायरेक्शन समझाता है, ठीक है, कोई वैल्यूज हमें नहीं बता पाता है, स्कैटर डायग्राम। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्ल पियर्सन, जिसको बेस्ट फॉर्मूला माना गया है, जिसको हम लोगों ने एनालिसिस करके देखा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसमें हम लोगों को डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों ही पता चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस वाला पीडीएफ एक बार देखें तो वहां पर मैंने लिखवा दिया था, ठीक है, वहां पर मैंने लिखवा दिया था। चलो ये इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज कैसे होगा, वो हम लोग चेक करेंगे। देखो तो यहाँ पर पहले हेडिंग कर लेते हैं और किस वजह से ये यूज होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नॉर्मली ये जो है एट्रीब्यूट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज होगा फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस, ठीक है। दो जज किसी भी एक डिसीजन में एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, तो वो दोनों कितना एग्रीड है या फिर कितना डिसएग्रीड है, लेवल उनका क्या है, एग्री होने का या डिसएग्री होने का, तो वो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो फार एज एक्सेसिंग ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव हम लोग एकदम बेसिक में पढ़े हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, qualitative characteristics concerned is concerned, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो जज अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनके अंदर जो कंक्लूजन आएगा दोनों के बीच में, या तो दोनों एक बात पे एग्री होंगे, मान लो 5 स्टूडेंट ने कंपटीशन में भाग लिया है, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसमें कोई बोल सकता है कि जैसे स्पोर्ट्स का तो डिसीजन अलग तरीके से होता है, जैसे कि मान लो कुछ जो है डांस प्रोग्राम हो सकता है, रिसाइटेशन, ये सब के केस में ये सब ज्यादा होता है कि किसी को लग रहा है उन्होंने ज्यादा अच्छा किया, किसी को लग रहा है, वो अपने अपने हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस सो फार एज एक्सेसिंग ए क्वालिटेटिव। ये अब एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को चेक करते हैं कि कितना अच्छा है, ठीक है, कितना अच्छा किया है किसी ने, गुड बेटर बेस्ट जैसे होता है ना, उस तरह से कि किसने कितना अच्छा किया है। तो उसके हिसाब से किसी को लग सकता है, मान लो 3 बच्चे हैं, ठीक है, किसी को लग सकता है अगर डांस कंपटीशन, किसी को लग रहा है इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा किया। देखते भी हो तुम लोग बहुत सारे रियलिटी शोज वगैरह में होता है ना, किसी को अच्छा लगता है किसी जज को, किसी को नहीं लगता है, तो वो लोग क्या करें, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है उसमें उन लोग का एग्री या डिसएग्री हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटेटिव में नहीं चेक कर रहे, क्वालिटेटिव में चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से ये जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका यूज किया जाता है, ताकि हम लोग क्वालिटी का जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर पाए, ठीक है। अब ये डायरेक्टली नहीं होता है, जैसे कि हमें स्टैटिस्टिक्स में पता है क्वालिटेटिव को कैरेक्टर क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली हमें कुछ क्वालिटेटिव का आंसर्स नहीं दे सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला इसमें क्या यूज होगा, देखो फॉर्मूला जो है
ये तो याद रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूला हो गया स्पेयरमैन्स रैंक को रिलेशन, जैसे वो वाला कार्ल पियर्सन था आर ऑफ एक्स वाई, ये होता है आर ऑफ कैपिटल आर फॉर रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर मतलब देख लो d का मतलब क्या है, d इक्वल टू डिफरेंस इन रैंक्स, रैंक का डिफरेंस, ठीक है d। बाकी ये तो 1 है, ये वैल्यू है, 6 भी वैल्यू है, n का हमें पता चल गया, d का भी हमें, n का तो हमें पता है, d का तो हमें पता चल गया, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जितने वेरिएबल्स है वो होता है n। अच्छा, अब यहाँ पर टाई भी हो सकता है, ठीक है, टाई भी हो जाता है ना कभी कभी कंपटीशन वगैरह में, ठीक है। तो टाई होने से क्या होगा, हम लोग टाई ब्रेक करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कैसे करके किया जाता है, एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक, अगर रैंक टाई हुआ, ठीक है, मतलब 2 फर्स्ट हो गए या 2 सेकंड हो गया, 2 थर्ड हो गया, तब उसे हम लोग कैसे करके एडजस्ट करते हैं, वी नीड टू we need to do we need to do summation of all ties। फॉर्मूला उस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लेकिन थोड़ा चेंज होगा, टाई रैंक को हम लोग कैसे टाई ब्रेक करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है, फॉर्मूला इन केस ऑफ टाई लेंथ, टाई लेंथ का मतलब है कितने सारे टाई हुए, जैसे कितने सारे पोजीशन में टाई हो सकता है, जैसे फर्स्ट 2-3 लोग हो गए, सेकंड भी 2-3 लोग हो गए, तो ये इसीलिए बोले थे टाई लेंथ, ठीक है। अब इसके लिए रैंक स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, 1 माइनस रहेगा 6 इंटू, हम लोग जैसे सिग्मा डी स्क्वायर कर रहे थे या समेशन डी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, प्लस इसमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट आएगा जो कि टाई का एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, बाकी चीज सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि हमारा एक नॉलेज बन जाएगी कैसे होगा। उसके बाद हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, क्यों यूज होता है वो भी देख लिया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन ये वाला करते हैं, 17.9, एग्जाम्पल 17.9। अच्छा, इसमें देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सेल्स सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस्ड इन थाउजेंड ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये सेल्स का डेटा दिया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट का डेटा दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ से रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग दो वेरिएबल्स लिख लेते हैं, दो वेरिएबल्स हम लोग का है सेल्स और यहाँ पर सेल्स और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये दो मैंने लिख लिया। अच्छा, सेल्स का डेटा कितना है 9085। अच्छा, ये शायद पहले ही क्या रैंक वाला है, नहीं चलो रैंक वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 908568 908568 908568 7582 7582 8095 8095 70 एडवर्टाइजमेंट का है 76। अच्छा, इसमें हम लोग को रैंक लिखने का जगह रख देना चाहिए, वैसे ही बेटर होगा, या फिर पास पास भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रैंक फॉर सेल कर लेते हैं पहले, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट और रैंक फॉर एडवर्टाइजमेंट, रैंक एक्स कर देते, इसको हम एक्स एजम्पशन ले लेते हैं, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जिसको हम वाई एजम्पशन ले लेते हैं, रैंक वाई। अब यहाँ पर 762345 762345 76234581
8 और 1, ठीक है। अब हम लोग को रैंक देना है, तो सेल जिसमें सबसे ज्यादा है उसको हम लोग 1 रैंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेल को हम लोग 1, कौन सा वाला सेल सबसे ज्यादा, ये सब 1000 में आंसर है, ठीक है। अभी देखते हैं सबसे ज्यादा सेल कौन सा है, 95, तो ये हो जाएगा रैंक 1। इसके बाद 90 आएगा, ये हो गया रैंक 2। इसके बाद 90 के बाद 85 हाईएस्ट है, तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ नंबर में आ जाएगा ये 82, फिफ्थ नंबर में आएगा 80, अच्छा सिक्स्थ नंबर में आ जाएगा 75, सेवेंथ नंबर में आएगा 68 और एट्थ नंबर में आएगा 70। एक बार चेक कर लेते, 23764, 23 गलत हो गया, 23864, अच्छा 23864, 517, ये सेवेंथ होगा। 7 और 8 में मेरा, हाँ सही है, वही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग साई। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये देखो, ये दोनों गलत हो रहा है ना, यहाँ पर ये हाईएस्ट जो है इसमें 7th रैंक जाएगा, सबसे लोएस्ट वाला 8th होगा, तो वो लिखते हुए गलत हो गया, बस ध्यान से लिखना है हमें। इसका अगर रैंक नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, क्यों पता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मेट में, फिर भी अगर बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे रैंक फॉर सेल्स, रैंक फॉर एडवर्टाइजमेंट किया है, चलो हम लोग भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 8th नंबर, सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट का देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, 8, तो इसको 1 दे दिया है। अगर हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी हम लोग का आंसर आएगा, क्योंकि ये 1 से लेके 8 वाले फॉर्मेट में है, तो कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, फिर भी रैंक वाइज लिखा है तो कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 6 वाला 3 हो गया, 4, ये 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है। डी का मतलब हो जाता है एक्स, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, ठीक है। डी का मतलब होगा रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, तो x माइनस वाई, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, ठीक है। 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 7 ये हो गया 8 माइनस 7 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि इसमें टाई नहीं हुआ है तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब डी स्क्वायर निकालेंगे और उसका समेशन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें बोल रहा है डी का मतलब जो है डिफरेंस इन रैंक, इसीलिए मैंने कर दिया, और डी स्क्वायर करना है पहले, और फिर उसका समेशन करना है। तो डी स्क्वायर का मतलब 0 0 1 0 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका समेशन डी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 1 + 1 2 3 3 4, ठीक है। ये डी स्क्वायर बन गया हम लोग का 4। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर R of R, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्पेयरमैन्स रैंक, ठीक है। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, फॉर्मूला जो है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बहुत से लोग इसे n क्यूब माइनस n बोल के भी याद रखते हैं, मुझे इस तरह से याद रहता है, तुम लोग अगर इसे n क्यूब माइनस n के तरह याद रखे हो, कभी किया है तो वैसे भी याद रख सकते हो। 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर बन रहा है 4, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू जितने सारे वेरिएबल्स है 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 24, और यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 माइनस 1 63 इंटू 8 63, तो ये हो गया 8 3 24 21, 1 माइनस 1 बाई 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 20/21, ठीक है। मैंने तो वो कैलकुलेटर यूज नहीं किया इसीलिए कर लिया, तुम लोग कैलकुलेटर यूज करोगे तो डायरेक्ट 24 को कर लो, इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। 20 डिवाइडेड बाई 21 कर लेते हैं, पॉइंट में कितना आ रहा है 0.95, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.95, ये कभी भी ना 1 को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। आर का वैल्यू क्या होता है, +1 से लेके -1 के अंदर वेरी करता है। अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ 0.95 यही वाला आंसर है। अच्छा फिर यहाँ पर हम लोग को सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है, कंप्यूट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू रैंक गिवन बाय 2 जज इन ए कॉन्टेस्ट, ठीक है।
इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोला है, रैंक दे ही दिया है। देखो ये आसान है, इसमें हमें रैंक दे दिया है, इसका मतलब हम लोग को रैंक निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब ये वाला सिचुएशन हमें गिवन है, ये रैंक वाला सिचुएशन, तो आगे का हमें जरूरत नहीं है कि रैंक किस हिसाब से दिया है। अब रैंक जब दे ही दिया है तो उन्होंने कुछ कैलकुलेट करके अपने हिसाब से रैंक दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, डी और डी स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा। अब इसमें अगर रैंक निकालने बैठेंगे, ये तो बेवकूफी है, ऑलरेडी रैंक कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। रैंक बाई जज ए, रैंक बाई जज बी। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये है 10th नंबर क्वेश्चन 17.10, रैंक बाई ए, रैंक बाई बी, और डी इक्वल टू रैंक बाई ए माइनस रैंक बाई बी, और यहाँ डी स्क्वायर निकल के आएगा। अच्छा, तो रैंक बाई ए का देखते हैं क्या क्या है। 10 5 6 1 2 6 1 2, 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, 3 4 7 9 8, 3 4 7 9 8, 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 7 3 4 10, 7 3 4 10 1, ठीक है। अब D यानी डिफरेंस बिटवीन रैंक 10 माइनस 5, ये हो गया 5, और इसका स्क्वायर 25, साथ ही साथ स्क्वायर भी लिख लेते। 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, और इसका 9 हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 हो गया। 2 माइनस 8 माइनस 6, और ये हो जाएगा 36। 3 माइनस 7 माइनस 4 16, 4 माइनस 3 1 होगा, प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर 1। 7 माइनस 4 3 9, 9 माइनस 10 माइनस 1 1, 8 माइनस 1 7 49, समेशन ऑफ डी स्क्वायर यही हमें चाहिए। 49 प्लस 1 50, 50 और ये दोनों मिला के 10 60, 70 70 और ये दोनों मिला के 80 80, और यहाँ पर 6 एंड 6 12, 80 प्लस 12 प्लस 30, 80 प्लस 12 प्लस 30, ये हो गया 122। फिर यहाँ पर 1 और 25 मतलब 26, तो ये 148 आ रहा है, ठीक है, इसका टोटल करके 148 आ रहा है। अब हम लोग इसका आर निकालेंगे, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो फॉर्मूला क्या है, देखो एक बार फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर मतलब 148, और n काउंट करेंगे कितने, सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ था, बिना काउंट किए भी मिल जाएगा। 10 स्टूडेंट्स के ऊपर है, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 148, 1888, और ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 मतलब 990, 888 डिवाइडेड बाय 990 माइनस 1, 0.10, देखते हैं आंसर 0.10। वन 166, ये थोड़ा सा शायद गलत आंसर है। 6 इंटू 166, एक सेकेंड, ये 148 ही तो हो रहा है, 166 कैसे होगा टोटल करके, क्या गलत टोटल हुआ। 25191 चेक करते हैं, 25191, 3616, 3616, 19464, 1919, ये 4 होगा। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, 8 और 10 का डिफरेंस 2, 8 और 10 दिया है। अच्छा, यहाँ 9 और 10, वो अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन में अभी तक इन्होंने इसे रेक्टिफाई किया नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है,
9 और 10 है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से 9, 10 और 8, 1 है, लेकिन इन्होंने लास्ट 2 डिजिट जो है वो चेंज कर दिया, 8, 10 और 9, 1 कर दिया। इस वजह से इनके आंसर के साथ हमारा आंसर डिफर हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, तो अभी तक ये रेक्टिफाई हुआ नहीं है, तो ये रेक्टिफाई आई होप होना चाहिए आगे जाके। तो देखो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ है, ये आंसर भी अपने हिसाब से सही है, कोई गलत नहीं है। गलत इसीलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ 9, 10 और 8, 1 है, जबकि यहाँ पर 9, 10 की जगह 8, 10 और 9, 1 है। इस वजह से उस हिसाब से कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। तो या तो क्वेश्चन देखो, हमें अपना कंसेप्ट समझने से मतलब है, जो डेटा रहेगा हम लोग उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में गिवन डेटा लिया उसके हिसाब से आंसर ये परफेक्ट है। ठीक है, इसका जो आंसर आया हम लोग का 0.10 वही वाला होगा। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है बोल के इसको गलत भी नहीं बोलेंगे, इन्होंने सॉल्व जो डेटा लेके किया है वो सही है। या तो ये हटा देना चाहिए, ठीक है, इसका जब रेक्टिफिकेशन होगा, या तो फिर ये जैसे सॉल्व हुआ है उस हिसाब से वहां पर डेटा काउंट होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें टाई ब्रेक कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। टाई हो जाने से किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 17.111 17.11 इको। यहाँ पर देखो क्या बोला है, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन इको मार्क एंड स्टैट मार्क्स। ठीक है, इको और स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो इको फिर रैंक, इको को एक्स से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे रैंक एक्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टैट वाई और यहाँ पर रैंक फॉर स्टैट रैंक वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर डी निकाल लेंगे, डी का मतलब हो जाएगा आर एक्स माइनस आर वाई और डी स्क्वायर निकाल लेंगे। अच्छा, तो पहले इको का मार्क्स लिखते हैं 80, 56, 50, 80, 56, 50, 80, 56, 50, 48, 50, 62, 48, 50, 62, 48, 50, 62 और 60, लास्ट वाला हो जाएगा 60। अच्छा, अब स्टैट वाला भी लिख लेते हैं 90, 75, 75, 90, 75, 75 और 2 बार 65 है, 65, 65, 50 और 65, 50 और 65। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसका रैंक लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है वही रैंक 1 आएगा इको में। तो इको में देखते सबसे ज्यादा 80 सबसे ज्यादा दिख रहा है, 1 हो गया, तो 80 जिन्हें मिला है वो फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 62, ये सेकंड हो जाएगा। 60 जो है ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ हो गया 56। ठीक है, अब फिफ्थ के केस में 2 50 आया है, तो ये भी फिफ्थ है ये भी फिफ्थ है, लेकिन 2 बार फिफ्थ लिखना तो अलाउड नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसका एवरेज करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, जहां पर आके हम लोग का रैंक टाई होगा, चाहे वो जो जो पोजीशन हो, जैसे यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे आके टाई हुआ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से एवरेज करेंगे। कैसे, ये देखो फिफ्थ +6। ठीक है, एवरेज मतलब ये डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 टाई हुआ है, अगर 3 होता तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फिफ्थ और सिक्स, मतलब 11th पोजीशन का टाई हुआ है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 मतलब इक्वली दोनों को पोजीशन देंगे। देखो अगर ये टाई नहीं होता तो एक डेटा फिफ्थ होता, एक डेटा सिक्स होता। अब जैसे हम लोग 5 5 भी नहीं लिख सकते हैं, एज वेल एज एक को 5 और एक को 6 अपने मन से, इनको कभी 6 दे दिया इनको 5, ये भी तो नहीं चलेगा ना। दोनों को अगर 50 मिला है तो दोनों ही फिफ्थ पोजीशन पे है, लेकिन इसको स्टैटिस्टिक्स में कैसे दिखा, हम लोग तो ये नहीं बोल सकते इनको हम लोग फिफ्थ मानेंगे इनको 6, जबकि बराबर मिला है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक रैंक देना पड़ेगा जो दोनों के लिए बराबर होगा। तो उसके लिए क्या रूल्स है, जिस सिचुएशन में टाई हुआ है उस सिचुएशन का एवरेज कर देना, और इसका एवरेज निकल के आता है 5.5। ठीक है, तो इसका मतलब इनका रैंक भी 5.5 होगा। ठीक है, और इनका रैंक भी 5.5 होगा। तो इससे हमारा फिफ्थ और सिक्स पोजीशन का जो टाई था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब बचता है 7th पोजीशन, तो ये 7th पोजीशन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग को 7th लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको हम लोग 7th लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये 5.5 है तो इसके बाद 6 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि फिफ्थ सिक्स में टाई हो रहा था, मतलब फिफ्थ सिक्स का कैलकुलेशन खत्म, अब हम लोग 7th वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो सेम इसी तरीके से होगा। सबसे ज्यादा मार्क्स जो मिला है वो 90 है, तो ये रैंक 1 हो गया।
अच्छा, अब रैंक 2 में 65 होना चाहिए, जबकि 75 होना चाहिए, जबकि वो 2 लोगों को मिला है, ठीक है। तो इनको सेकंड, इनको थर्ड, या फिर इनको थर्ड, इनको सेकंड नहीं कर सकते, दोनों को सेकंड भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग करेंगे टाई ब्रेक, ठीक है। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ पर कौन से दो पोजीशन में टाई हो रहा है, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड और यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, और 2 है इसीलिए डिवाइडेड बाय 2। 3 + 5 3 + 2 5, 5/2 मतलब 2.5। तो इनका जो रैंक हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2.5 और 2.5। तो कौन कौन सा पोजीशन हो गया, फर्स्ट हो गया, और इधर सेकंड थर्ड को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि सेकंड थर्ड में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद अगेन देखो टाई हो गया, यहाँ पर सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीनों पोजीशन के लिए एक ही नंबर है 65। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों का एवरेज करेंगे और पोजीशन डिसाइड करेंगे कि कौन सा असाइन करना चाहिए। अच्छा, अब ये तीनों का टोटल हो गया 15/3 यानी कि 5, ठीक है। तो इसका मतलब इनको भी फिफ्थ नंबर, इनको भी फिफ्थ रैंक, इनको भी फिफ्थ रैंक। लेकिन हमारा रैंक कितना तक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड में टाई था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में टाई था, सिक्स तक हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। अब जो बचा हुआ है वो सेवेंथ होगा, ठीक है। अब d = rx - ry करना चाहिए। 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। 4 - 2.5, 4 - 2.5 हो जाएगा 1.5, ठीक है। अच्छा, 5.5 - 2.5 ये 3 हो जाएगा। 7 - 5 ये 2 हो जाएगा। 5.5 - 5 ये 0.5 होगा, ठीक है। हाँ 0.5 होगा। 5 - 5 ये 0.5 होगा। अच्छा, इसके बाद 2 - 7 ये -5 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग का 3 - 5 यानी -2 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर का कैलकुलेशन करते हैं। 0 का स्क्वायर यहाँ पर 0 ही होगा। 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25। 2.25 9 4 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 4। अब ये सबका टोटल करेंगे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर 2.25 + 9 + 4 + 0.25 + 25 + 4, तो ये हो जाएगा 44.5, ठीक है। ये कैलकुलेट होके आ गया 44.5। अच्छा, तो रूल्स तो बाकी सब ठीक है। हम लोगों ने टाई कैसे चेक करना है पहले वो देखा, और इसको कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मतलब टाई का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अगर टाई होता है तो हम लोग का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कैलकुलेशन, वो भी दिखाते हैं। देखो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मेन जो फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला है हम लोग का आर ऑफ स्मॉल आर ऑफ आर इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट तभी आता है जब टाई होता है, डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट हो चुका है 44.5। अब वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, प्लस साइन है तो प्लस देके ही लिखा, और नीचे n इंटू n स्क्वायर -1। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, कितने सारे नंबर्स है, मतलब कितने सारे वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 7 स्क्वायर -1। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा पहले वो देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एक बार लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो, वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, और टी क्यूब का मतलब है कितने बार जो है टाई हुआ है, ठीक है। तो वही चीज का आंसर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस
टी डिवाइडेड बाई 12। अब देखो कैसे करके होगा। पहले जब हम लोग इको का रैंक देख रहे थे तो हम लोग का टाई कितना बार हुआ है, 2 बार, ठीक है, 2 बार हुआ है, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन में। तो टी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स। तो पहले वाले केस में 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है, पहले वाले केस में 2 टाइम्स हुआ है। तो ये टी का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 क्यूब माइनस 2 ये बन गया। समेशन का मतलब प्लस, और आगे भी ऐसा कोई टाई है तो अब देखो आगे y के केस में हम लोग का 2 बार टाई हुआ, मतलब स्टैटिस्टिक्स के केस में 2 बार, और यहाँ पर 3 टाई हुआ, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो अगेन 2 क्यूब माइनस 2, और जब 3 टाई है तो यहाँ पर 3 क्यूब माइनस 3, ठीक है, 3 क्यूब माइनस 3। फिर से समझाते कैसे होगा। टी का मतलब नंबर ऑफ टाइज इन ए वेरिएबल, ठीक है, जैसे कि इको वेरिएबल्स में नंबर ऑफ टाइज 2 टाइम्स है, तो 2 क्यूब टी के जगह 2 लिख दो, हर जगह पे 2 2 हो गया। अब जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स निकाले तो एक बार हुआ 2 जगह पे टाई, ठीक है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो सेकंड थर्ड में 2 क्यूब माइनस 2 और ये, और नीचे 12 जैसा है वैसा रहेगा। अब समेशन का मतलब प्लस प्लस, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, ठीक है। अब ये 2 क्यूब माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2, ये हो गया 6, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। 27 माइनस 3 मतलब 24 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 प्लस 24, 36 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया 3, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 12 ये हो गया 3। अब हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो 44.5 प्लस 3, 47.5 इंटू 6 285, 1 माइनस 285 डिवाइडेड बाई 49 7 इंटू 7, 49 माइनस 1 48 इंटू 7, यहाँ पर लिखेंगे 48 इंटू 7। तो ये शायद 7 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। 48 इंटू 7 ये कैलकुलेट होके आया 336। तो 285 डिवाइडेड बाई 336 जितना भी आया माइनस 1, तो ये आंसर आ रहा है 0.15। पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि मैंने माइनस को बाद में लगाया है, ठीक है। तो 0.15 देखते हैं ऑप्शन, सॉरी आंसर के साथ हमारा मैच होता है कि नहीं, ऑप्शन तो है नहीं ये वाला। हाँ 0.15, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम लोग देखो यहाँ पर रैंक स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का हम लोगों ने नॉर्मल 2 क्वेश्चंस किया और एक टाई वाला क्वेश्चन भी किया। अब देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स फाउंड टू बी 50। अब देखो ये हमें पढ़ के समझना चाहिए कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट मतलब ये n का वैल्यू है, ठीक है। अब बोल रहा है द सम मतलब टोटल, ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का टोटल, किस चीज का स्क्वायर, ऑफ डिफरेंस मतलब डी स्क्वायर का टोटल। ये लाइन हमें यही बता रहा है डी स्क्वायर का टोटल इन रैंक्स, मतलब स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का बात हो रहा है। फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाज फाउंड टू बी 50, मतलब स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू ही हमें बता दिया है 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक और नहीं, अच्छा ये डी स्क्वायर का वैल्यू बताया, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है the sum of square of difference in rank for mathematics and statistics marks was found to be 50। मतलब ये डी स्क्वायर का वैल्यू है। बोल रहा है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करके बताओ। तो कैसे होगा देखो, 17.12 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले n का वैल्यू हमें पता है 8, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो n का वैल्यू 8 हो गया। और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू भी हमें पता है, डी स्क्वायर का वैल्यू है 50। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है डी स्क्वायर का वैल्यू 50, और ये है 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, आसान है। जैसे देखो ये इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू में नहीं आता है, क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क का है, तो क्यों आएगा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। लेकिन एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि टाई ब्रेक कैसे होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली एमसीक्यू के तरह ही है, तो ये आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि 50 किस चीज का वैल्यू है, 88 किस चीज का वैल्यू है। तो कंसेप्ट और पढ़ के समझना जरूरी है, ठीक है। तो 50 इंटू 6 ये हो गया हम लोग का 300। तो 300 और डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1 यानी 63 इंटू 8, तो ये हो गया 500। 300 डिवाइडेड बाई 504 माइनस 1,
तो ये बन रहा है 0.40, 0.40। चेक करते हैं 0.40 आंसर है कि नहीं। हाँ 0.40 आंसर है। अच्छा फिर ये नीचे और एक क्वेश्चन है जो भी एमसीक्यू में आ सकता है, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है कि अगर गलत हुआ है तो कैसे उसे सही करेंगे। फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 0.50। तो दो चीजों का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया है कि कितने लोग कोई भी एक पर्टिकुलर टाउन के ऊपर सर्वे किया गया है और वहां पर देखा गया कि कितने लोग बीपीएल है, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन या फिर बिलो द पॉवर्टी लेवल भी बोलते हैं, या लाइन लिखा हुआ है, बीपीएल है और पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें जो लिंक है, जो रिलेशन है, उसका रैंक निकाला गया है जो कि 0.50 आया है। मतलब आर ऑफ आर गिवन है। ठीक है, ये इतना सारा जो पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये है कि आर ऑफ आर जो है वो 0.5 है। ऐसा ही क्वेश्चन हमें बता रहा है। फिर बोल रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक अवॉर्डेड टू दिस फैक्टर इज 82.50। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस मतलब डी का स्क्वायर, क्योंकि डी क्या है, डी है सम किया जाता है, डी का स्क्वायर मतलब सम, किस चीज का सम कर रहे हैं हम लोग, आर एक्स माइनस आर वाई मतलब डिफरेंस। ठीक है, ये देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस किस चीज का है, रैंक का, रैंक के डिफरेंस का जो आंसर है उसको हम लोग डी में असाइन करते हैं, फिर उस डी का स्क्वायर करते हैं तो निकल के आता है डी स्क्वायर। ठीक है, और ये डी स्क्वायर हमें बता रखा है 82.50, क्वेश्चन में हमें ये बताया है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टाउन्स। ठीक है, हम लोग को ये पता करना है कि कितने टाउन्स पे ये सर्वे हो रखा है। इसका मतलब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं हमारे फॉर्मूले में, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मतलब हमारे पास कुछ मिसिंग अगर है तो वो एन, तो 0.5 1 माइनस 6 इंटू 82.5 और यहाँ पर हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन। अच्छा, अब ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 0.5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 0.5 और ये है माइनस 6 इंटू 82.5, तो ये हो गया 495 डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर, तो ये कैसे हो जाएगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये इधर भेज देते एन क्यूब माइनस एन को, और ये जो है माइनस 495 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5 इधर लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 0.5, माइनस माइनस तो हट जाएगा, तो ये निकल के आया 990। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशंस क्या हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हम लोग के पास तो ऑप्शंस रहेगा ना, ऑप्शन ए बी सी डी करके। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ऑप्शन का यूज करेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये 990 होगा। देखो तो 990 कैसे पॉसिबल है एन क्यूब माइनस एन फॉर्मेट में, तो सिंपल सा बात है, अगर 10 होगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 का क्यूब करके देखो कितना आता है 1000 माइनस यहाँ पर हो गया 10, तो ये 990 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहेगा, सपोज अगर फर्स्ट पोजीशन में ही 10 है तो बहुत अच्छा बात है, इससे तो हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 30 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया और ये लिख दिया मैंने सपोज 16। तो हम लोग चेक कर करके देख लेंगे कि इनके कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी इसका जो है सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि इस फॉर्मेट में एन क्यूब माइनस एन डिवाइडेड बाय माइनस 990 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो तुम लोग सीख चुके हो, यहाँ पर तुम लोग श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं वो तो क्वाड्रेटिक के लिए होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में होगा। इसमें तुम लोग जो है क्यूबिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट था, ठीक है, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एन के कौन से वैल्यू के लिए ये पूरा 0 होगा। ये सॉल्व करके भी होता है, लेकिन सॉल्व करना बेवकूफी है एग्जाम पर्पस में। पहले सॉल्व करने के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा एन का कौन सा वैल्यू ये इक्वेशन को 0 बनाएगा। तो एन का वैल्यू अगर 10 होगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का क्यूब मतलब 1000, 1000 माइनस 10 मतलब 990 और 990 एन माइनस 10, तो फैक्टर्स मिल जाएगा एन माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्यूबिक फैक्टर्स है तो ये 3 बार लिखा जाता है, ऐसा मैंने सिखाया भी
है तुम लोग को जब हम लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर से ये एन क्यूब माइनस 10n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10n करेंगे तो प्लस 10n स्क्वायर। और ये सब क्यों होगा, ये इक्वेशन में मैंने बता भी दिया था, यहाँ एन स्क्वायर का कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए प्लस 10n स्क्वायर ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो सॉरी प्लस नहीं, माइनस 10n स्क्वायर मल्टीप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, माइनस 10n स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा सॉरी प्लस ही होगा, प्लस 10n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस 100n, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ n चाहिए। तो यहाँ पर प्लस 99n अगर करेंगे तो प्लस 99n होगा, तो ये माइनस n हो जाएगा। और ये देखो खुद ब खुद ये 990 आ गया, इक्वल टू 0। ये मैंने सिखाया है तुम लोगों को कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब ये तीनों फैक्टर में कॉमन ये हो गया, बाकी बचा n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 99। अब देखो ये कितना मेहनत वाला बात होगा, पहला बात है तो ये काफी मेहनत का बात है, ऊपर से यहाँ पर एक फैक्टर से तो n इक्वल टू 10 निकल के आ गया। अब इसको निकालोगे तो फिर से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जरूरत नहीं है, ऑप्शन जो रहेगा उससे हम लोग कर सकते हैं। बट मैंने एक बार याद दिला दिया कि हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में ये पढ़े थे, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का 13 वाला पॉइंट। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for 10 years of a firm, कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके 10 साल का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, रिलेशन, ठीक है, कैसा कोर रिलेशन कैलकुलेट किया जा रहा है रैंक के थ्रू से, मतलब फर्म कितना अच्छा है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करते हैं ना, कितना अच्छा है, कितना खराब है, या फिर मीडियम है, मतलब एवरेज है। द डिफरेंस इन रैंक फॉर ईयर वाज टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक। बोल रहा है कि रैंक का डिफरेंस क्या लिया गया है, 7, जबकि लेना चाहिए था 5, ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो डिफरेंस में गलत होने का मतलब ये जगह पे गलत हुआ है, ठीक है, डी का आंसर हम लोगों ने गलत ले लिया है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। फिर क्या बोल रहा है, देखो एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज कंप्यूटेड एज 0.80। गलत कर दिया, गलत करने के बाद कैलकुलेट भी कर लिया, उसे रेक्टिफाई नहीं किया, आंसर आ गया 0.80। ये रॉन्ग आंसर है। जब हम लोगों ने डी गलत कैलकुलेट किया तो 0.80 भी गलत होगा। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर डी गलत हुआ है, डी स्क्वायर भी गलत, अब ये डी स्क्वायर का आंसर जब यहाँ पुट हुआ तो ये जो आंसर आया तो ये भी रॉन्ग आंसर ही आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है यहाँ पर, what would be the correct value of rank correlation coefficient after rectifying the mistake। अगर हम लोग मिस्टेक्स को सही कर ले तो फिर हम लोग का जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं n का वैल्यू है 10, क्योंकि हम लोग 10 साल का रैंक का एनालिसिस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 10 हो गया। तो अगर 10 साल का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का हम लोग रिलेशन चेक करें कि कितना इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमाए, किस साल कितना अच्छा हुआ, किस साल कितना बुरा हुआ, तो n का वैल्यू, वेरिएबल्स हमारे 10 हो जाएंगे ना, तो n का वैल्यू भी हम लोग का 10 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस इन रैंक फॉर ईयर वाज, मतलब डी स्क्वायर नहीं बोला है, डिफरेंस, ये नहीं बोला है कि डिफरेंस का स्क्वायर गलत हुआ है। डिफरेंस इन रैंक फॉर ईयर वाज टेकन 7 लिया गया है, जो कि गलत है, लेना चाहिए था 5, ये बता रहा है। और ये गलत वाले डेटा से कैलकुलेट करके आर ऑफ आर निकाल लिया है इन्होंने 0.80। हमें बोला गया है कि सही 5 को इंक्लूड करो और आंसर बताओ कि क्या होगा। तो आर ऑफ आर का आंसर सॉरी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आर ऑफ आर का वैल्यू 0.80, 1 माइनस, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, फॉर्मूला नहीं, ये वैल्यू रॉन्ग है। तो रॉन्ग वैल्यू को यूज करके हम लोग करके देख रहे हैं। समेशन डी स्क्वायर लिख दिया, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 मतलब 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं कितना आता है, 0.80 माइनस 1, ये 1 इधर आ गया, और ये बचा 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1, 99 इंटू 10, तो ये हो गया 990। तो 0.8 माइनस 1, ये हो गया माइनस 0.20, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 990। अब डी स्क्वायर कितना होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 990, तो ये निकल के आ गया 198। तो माइनस 198 इक्वल टू माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, देयरफॉर समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू
198 डिवाइडेड बाई 6, दोनों माइनस है, 33। ठीक है, तो डी स्क्वायर का वैल्यू 33 आया, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रॉन्ग डेटा से कैलकुलेट किया, तो रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया 33। अब हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट वाला कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? रॉन्ग से जो रॉन्ग डेटा है उसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, गलत क्या हुआ है? 7, तो 7 इसमें कैसे इंक्लूडेड होगा? जो डी है वो डी स्क्वायर के हिसाब से इसमें इंक्लूडेड है, तो -7 स्क्वायर कर देंगे और +5 स्क्वायर उसके जगह पे करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे ये रैंक, जैसे देखो ये वाला दिखाते हैं ये। ठीक है, अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत कर दिया, माइनस करते हुए 1 जो है इसको अगर हम लोगों ने 2 कर लिया होता है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो ये भी हम लोग का आंसर जो है वो कितने से बढ़ जाएगा? 148 को अगर हम लोगों ने 1 से हटा देते 147 हो जाएगा, और 147 + 4 मतलब रॉन्ग आंसर 151 होगा। तो इसको सही कैसे करोगे? 151, इसमें गलत क्या इंक्लूडेड है? 4, तो -4 करोगे। सही क्या इंक्लूड करना है? 1, तो 151 से -4 कर दो, +1 कर दो, देखो सही आंसर आ जाएगा। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि जो गलत हुआ है, पहले ये समझना चाहिए कि गलत किस वैल्यू के साथ एडेड है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में है, क्या है वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग डी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं, सही वाला डी स्क्वायर। 33 - 49 + 25, 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। अब हम लोग करेक्ट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे। आर ऑफ आर, सॉरी उल्टा लिखना चाहिए, आर ऑफ आर 1 - 6 into summation d square divided by n into n square minus 1। 1 - 6 into summation d square का मतलब है 9। अच्छा, और ये है 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 - 54 डिवाइडेड बाई 990, तो 54 डिवाइडेड बाई 990 माइनस, सॉरी -1, तो ये आंसर आ रहा है 0.94। ठीक है, 0.945 मतलब 95 लिख सकते हैं, 0.95, और मैंने बाद में 1 लगाया इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, बाकी आंसर हमारा पॉजिटिव ही आया हुआ है। 0.95 देखते हैं, हाँ 0.95 ही है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। अब हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये क्या होता है देखो। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब है ये सबसे ज्यादा कैजुअल और सिंपल मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कब ये यूज करते हैं? जब हम लोग मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, तब हम लोग ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, a very simple and casual method of finding correlation when we are not serious about magnitude of द टू वेरिएबल्स। अगर हम लोग दो वेरिएबल्स के वैल्यू को लेके ज्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर कैसे इसको कैलकुलेट करना चाहिए उसका स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। देखो, तो पहला स्टेप 1, दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग a positive sign for a x
value except the first, bracket close, if this value is more than the previous value, then assigning a negative value if this value is less than the previous, value. ठीक है, समझाएंगे ये कैसे अप्लाई होगा. Applies to both variables and then these signs are compared. If signs matched, या फिर match लिख दो, pairs is counted as concurrent deviation. Formula R of C, जैसे R of XY पढ़ा कार्ल पियर्सन, R of कैपिटल R रैंक जो वाला है, मतलब स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. अब ये है कॉन्करेंट डिवीजन, इस वजह से C. ठीक है, R of C फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2C माइनस m डिवाइडेड बाई m, और ये ऐसे ब्रैकेट में रहेगा. ठीक है, अब हम ये पूरा चीजें समझा देंगे. अब पहले लिख लेते हैं m का मतलब क्या है. हियर m equal to total number of deviations. It is one less than the total number of pairs under observations. That is m equal to n minus 1. C equal to number of concurrent deviation. R of C also lies between, जैसे R लाई करता है +1 से -1, ये भी वही प्लस -1 एंड +1 इंक्लूसिव. और इंक्लूसिव का मतलब मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, इंक्लूसिव का मतलब -1 और +1 के मिडिल का सारा वैल्यू तो कंटेन करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ +1 और -1 भी होगा. ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस चीज को पूरा समझ लेंगे. ये जो क्वेश्चंस दिया है इसके साथ देखो, यहाँ पर फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन. तो ये हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन से कैलकुलेट करके देखेंगे. तो क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है 90 से लेके 97, प्राइस दे रखा है किसी एक प्रोडक्ट का और उसका डिमांड दे रखा है. ठीक है, अभी रिलेशन निकालना है कि प्राइस के हिसाब से डिमांड, प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या है. रिलेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि पढ़ ही रहा है कोर रिलेशन, दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन ढूंढना है कि कैसा रिलेशन है. तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्करेंट डेविएशन. तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा. तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ईयर्स, कॉलम्स जो है वो बना लेते हैं. कॉलम में हमें क्या क्या चाहिए, ईयर लिखते हैं पहले. ईयर है 90 से लेके 96 या 7 तक, आई थिंक 97 तक. 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997। ठीक है, 7। तो ये सारे ईयर्स हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है प्राइस और डिमांड। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और थोड़ा सा जगह रखेंगे, फिर लिखेंगे डिमांड। अच्छा, प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस में है 25, 28, 30, 25, 28, 30। अच्छा, फिर इसके बाद 23, 35, 38, 23, 35, 38। अच्छा, 39 था शायद, 39 और 42, 39, 42, 39 और 42। अच्छा, अब हम लोग डिमांड भी लिख लेते हैं। डिमांड है 35, 34, 35, 35, 34, 35, फिर लास्ट वाला देखा मैंने 30 है। चलो, फिर 29, 28, 26, 29, 28, 26, 29, 28, 26, 29, 28, 26, 23। ठीक है, ये हम लोग का प्राइस और डिमांड बन गया। अब हम लोग को करना क्या है, तो प्रोसेस देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग ए पॉजिटिव साइन फॉर ए एक्स वैल्यूज एक्सेप्ट द फर्स्ट। ठीक है, एक्स वैल्यूज मतलब जैसे प्राइस को हम लोग यहाँ पर क्या मान सकते हैं, एक्स, और डिमांड को वाई मान सकते हैं। बोल रहे हैं कि एक्स वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर साइन अटैच करेंगे, पॉजिटिव साइन, इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू तभी लगाएंगे अगर एक्स का जो वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो उसके प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा है। देन असाइनिंग ए नेगेटिव वैल्यू, या फिर उस पे नेगेटिव वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं इफ दिस वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू, अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल्स। और ये कंसेप्ट दोनों वेरिएबल्स पे अप्लाई होगा। एंड देन दिस साइंस आर कंपेयर्ड। अच्छा, वो बाद में करेंगे, तो पहले बोल रहा है हमें साइन अप्लाई करना है इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्यों, क्योंकि हम लोग डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू से जो करंट वैल्यू है वो कम है कि ज्यादा है। तो साइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर फिगर्स, फ्रॉम प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रीवियस ईयर के फिगर से ही डेविएशन का फाइंड आउट करना है। तो ये देखो यहाँ पर, जैसे इसका प्रीवियस, जैसे 25 का कोई प्रीवियस नहीं होगा, इसीलिए रूल्स में लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट। फर्स्ट वाले में कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि कंपेयर किससे करोगे, पहला ये स्टार्टिंग, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसके आगे का तो कोई प्रीवियस फिगर है ही नहीं, क्योंकि हमें साइन जो लगाना है वो तो प्रीवियस ईयर के फिगर से, जैसे इसके प्रीवियस ईयर ही, इसका प्रीवियस ईयर ही, इसका प्रीवियस ईयर ही, लेकिन इसका कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट वाले के अलावा बाकी सब पे ही अप्लाई होगा। अब हम लोग का साइन या तो प्लस होगा पॉजिटिव, या तो नेगेटिव होगा। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंपेयर कैसे होगा, प्रीवियस ईयर के फिगर से। अगर 28 और 25 में कंपेयर होगा तो 28 का प्रीवियस फिगर 25। अब पॉजिटिव साइन कब होता है, बोल रहा है कि इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस वैल्यू, अगर प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा है नेक्स्ट ईयर का तो पॉजिटिव साइन होगा। जैसे देखो 28 इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इसमें सिर्फ प्लस लिख दो तो भी चलेगा। फिर 30 से 28 पॉजिटिव, 23 से 30, अब ऑपोजिट हो गया, प्रीवियस ईयर से कम है इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 35 से 23 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 38 से 35 अगेन पॉजिटिव, 39 से 38 अगेन पॉजिटिव, 42 से 39 अगेन पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, सेम चीज हम लोग दोनों वेरिएबल्स पे अप्लाई करेंगे। देखो रूल्स में लिखा हुआ है अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल्स। फिर ये देन वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएबल्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो भी लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फिर से वही कॉलम का नाम, साइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर फिगर। इसमें भी देखो, यहाँ पर पहला वाला तो कंपेरेबल नहीं होगा, पहला वाला जो है वो तो कंपेरेबल नहीं होगा क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर का कोई फिगर है ही नहीं। ठीक है, तो 34 से 35 तो प्रीवियस ईयर के फिगर से कम है तो माइनस, नेगेटिव। 35 से 34 पॉजिटिव ज्यादा है, 30 और 35 नेगेटिव होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से कम है, 29 अपने प्रीवियस ईयर से कम है नेगेटिव, 28 प्रीवियस ईयर से कम है, 26 प्रीवियस ईयर से कम है, 23 प्रीवियस ईयर से कम है। तो ये सब इस तरह से कैलकुलेट हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन द साइंस आर कंपेयर्ड। फिर साइन को क्या करेंगे,
हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ साइंस मैच, अगर साइन मैच होता है, पेयर इज काउंटेड एज कॉन्करेंट डेविएशन, तो पेयर्स को कॉन्करेंट डेविएशन बोलेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर करने के पहले हम लोग को प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने वहां पर लिखा नहीं है, बट ये मेथड का पार्ट है। हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ साइन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ डेविएशन, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो जो साइन ऑफ डेविएशन आया उसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे होगा, जैसे मैथ्स का रूल्स होता है, ठीक है। जैसे प्लस माइनस, पहला वाला तो हम लोग का कुछ भी नहीं है, दोनों जगह खाली है। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस प्लस में क्या होगा, प्लस रहेगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लीकेशन का रूल्स लगेगा। जैसे +2 और +2 क्या होता है, +4 होता है। +2 -2 क्या होता है, 0 होता है। ये प्लस का रूल्स है, लेकिन यही अगर मल्टीप्लीकेशन होगा कि +2 इंटू +2, ये कितना हो जाएगा, +4 होगा। और +2 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा, ये -4 होता है, ठीक है। प्लस माइनस में माइनस होता है, लेकिन प्लस वाले केस में क्या होता है, मतलब ये तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन एडिशन के रूल्स में क्या होता है, जो वैल्यू ज्यादा होगा उसी का साइन यूज करेंगे। जैसे अगर ये +3 -2 होता तो यहाँ पर हम लोग +1 लिखते, ठीक है। या फिर ये वाला यहाँ पर अगर माइनस होता, ये प्लस होता, तो इसका आंसर -1 होता। लेकिन इंटू के केस में तो वैसे नहीं होता ना, इंटू में क्या होता है, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, और माइनस माइनस में प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाला चीज का हमें प्रोडक्ट का मतलब ही हो गया ना मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन वाला रूल्स हमें फॉलो करना है, जो हम लोग बचपन में सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में हम लोग का प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस में माइनस, फिर प्लस माइनस में माइनस। अच्छा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस, प्लस माइनस में माइनस, ये बन गया। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ साइन डेविएशन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं, बट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, साइन को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर का मतलब इफ साइन मैच्ड, मतलब मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैच नहीं हो रहा है। प्लस है, यहाँ प्लस है, तो मैच हो रहा है, प्लस प्लस। यहाँ माइनस है, माइनस है, मैच हो रहा है। तो ये एक मैच हुआ, ये एक मैच हुआ। फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो दो हमें ऐसा साइन मिला जो मैच्ड हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या बोला है, देखो, आर ऑफ सी इक्वल टू, फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। देखो फॉर्मूला बोल रहा है आर ऑफ स्मॉल आर होगा, ठीक है। स्मॉल आर ऑफ सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस, देखो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है, तुम लोग भी याद कर लो फॉर्मूला। यहाँ पर 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m। अब ये m वगैरह भी हमें सीखना पड़ेगा क्या होता है, 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो प्लस माइनस जैसा है 2 इंटू सी। अब सी का मतलब क्या है, देखो सी का मतलब यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। सी का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, सी का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सी है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, और कॉन्करेंट डेविएशन कितना होगा, काउंटेड एज कॉन्करेंट डेविएशन। यहाँ पर अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, जो साइन मैच हो जाएंगे, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे साइन का, जितने सारे साइन मैच होंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब दो वेरिएबल्स का जो साइन है, साइन ऑफ डेविएशन है, वो मैच होना चाहिए। तो नो मैच, ठीक है। यहाँ पर मैच एक, और यहाँ पर एक, दो, ठीक है। बाकी सब मिसमैच है। तो यहाँ पर सी का वैल्यू हम लोग का निकल के आता है 2, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 माइनस एम। अब एम का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन कितने निकले हैं, डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7, डेविएशन हम लोग के 7 निकले हैं। क्योंकि पहला वाला तो हमारा जो है डेविएशंस नहीं दे पाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इसका फिगर होता ही नहीं है। तो एम का वैल्यू निकल के आ गया 7, ठीक है। तो 2c माइनस एम डिवाइडेड बाई एम का मतलब यहाँ पर 7 हो गया। अब देखो यहाँ लिखा क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट में लिखा था इट इज 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब जितने सारे पेयर्स है, पेयर्स का मतलब तो ये, ठीक है, 25 35 28 34, 9 पेयर्स है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 पेयर्स है, ठीक है, 8 पेयर्स है। अब एक पेयर ऐसा होगा जो हमें साइन ऑफ डेविएशन नहीं दे सकता है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए इसका प्रीवियस ईयर मिसिंग होगा, ये वाला पेयर, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा एन का वैल्यू जो होगा, एम का वैल्यू से एक कम होगा। एन अगर 8 है तो एम 7 होगा,
क्योंकि एम क्या है, एम है कितने सारे यहाँ पर कंपेरेबल साइंस है, एम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस, ठीक है। और ये कंकरेंट नहीं है, डेविएशंस, डेविएशंस का मतलब डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंसेस कितना है 7, और ये है कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशंस का मतलब क्या है, जिसमें साइन मैच करेगा वो है डेविएशंस के साथ साथ कॉन्करेंट डेविएशंस है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे करते हैं इसको, देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 7 मतलब -3 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर हो गया -3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई 7। अब ये देखो ये रूट है, अब रूट -3 डिवाइडेड बाई 7 करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि रूट जो है वो पॉजिटिव में आता है बट नेगेटिव इनवैलिड दिखाता है। यहाँ पर हम दिखा देते, इसमें मैंने माइनस फिगर लगा लिया। मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा, यहाँ पर देखो पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने लिखा 3/7 यहाँ पर, ठीक है, 3/7 लिखा। ये देखो 3 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि उसके आगे माइनस साइन है तो मैंने ये यूज करके माइनस दिखा दिया। अब रूट करेंगे तो इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि नेगेटिव का रूट होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो साइन है ना वो हम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक आंसर निकाल पाए। तो यहाँ प्लस है या माइनस है, अगर हम लोग साइन प्लस लेंगे तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम रहेगा। अगर हम लोग साइन माइनस लेंगे तो हम लोग एक आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, हम लोग माइनस सिलेक्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस में +3/7, अब +3/7 होने से क्या हुआ, इसका एक आंसर निकल जाएगा 3/7, क्योंकि प्लस फॉर्मेट में इसका रूट लगाओ, ये आंसर निकल के आया 0.654, ठीक है, 0.65, सॉरी रूट के बाद ही निकल के आया 0.6547, ठीक है, 0.6547। एक बार देख लेते हैं, 465 है तो 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस माइनस क्या होगा, ये अब हमें आंसर बताना है कि हमारा आंसर प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर होना चाहिए -0.6547। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से माइनस सिलेक्ट किया था ताकि हम लोग एक आंसर निकाल पाए। क्यों, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस से कैलकुलेट किया बोल के ये प्लस आ गया आंसर। अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता कि माइनस होने से कुछ प्रॉब्लम है, ये किस लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग को अपने सॉल्यूशंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा साइन ले, ताकि ये 3/7 हम लोग का कैलकुलेटेड हो जाए। अब ये माइनस था तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का यूज किया गया। अगर ये प्लस होता तो हम लोग प्लस ही यूज करते। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, ये अंदर के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब क्योंकि हम लोगों ने साइन को चेंज कर डाला है, क्या चेंज कर दिया हम लोगों ने, यहाँ माइनस कर दिया, जो कि हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा था इसलिए हम लोगों ने किया, क्योंकि नेगेटिव रूट का आंसर नहीं होता है, इसीलिए ये आंसर हम लोग नेगेटिव ही रखेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि नेगेटिव का इनवैलिड इनपुट दिखाता या फिर एरर दिखाएगा तुम लोग के कैलकुलेटर में, ये सिचुएशन नहीं अराइज होता, इन दैट केस हम लोगों का आंसर 3/7 का जो भी आता है वो नेगेटिव में आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर समझा देते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से जो है चेंज किया, और इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज हम लोग का ऐसा आया प्लस माइनस 3/7, अगर हम लोग का पॉजिटिव में आंसर आता है, सपोज ये माइनस नहीं आके पॉजिटिव में 3/7 आता है, यहाँ तो माइनस में आया, अगर हम लोग का पॉजिटिव में आंसर आता देन हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते, ये प्लस माइनस जैसा है वैसा रहता। अब हम लोग कौन सा साइन सिलेक्ट करें, ऑब्वियसली प्लस ही सिलेक्ट करेंगे, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस में प्लस रहेगा, माइनस सिलेक्ट करने का तो जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर +3/7 रखेंगे, और +3/7 रखने से हम लोग का आंसर क्या आएगा, आंसर तो यही आएगा 0.6547। अब आंसर कैसे रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में रहेगा, तो इसका आंसर हम लोग का 0.6547 रहेगा। तो यहाँ जो साइन सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही साइन हमारे मेन आंसर में भी आ जाएगा। जैसे यहाँ माइनस सिलेक्ट किया था तो ये भी आंसर माइनस में आएगा, यहाँ प्लस सिलेक्ट किया तो यहाँ प्लस होगा। इसका रीजन और कुछ नहीं है, इसका रीजन यही है कि हम लोग इस तरह का अगर चेंजेस नहीं करते तो हम लोग का आंसर क्या आता, -3/7 के हिसाब से, अगर नहीं करते तो +3/7 के हिसाब से, तो ये प्लस ही रहेगा। प्लस में वैसे कुछ समझ में नहीं आता, प्लस प्लस में प्लस हो जाता है, बट हाँ माइनस में तो प्रॉब्लम है ना, माइनस माइनस में प्लस नहीं करेंगे तब तक तो 3/7 का रूट निकल के आएगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेते कॉन्करेंट डेविएशन का, 0.65, ठीक है, -0.65 मतलब ये वाला, ठीक है, ये आंसर था, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला। तो ये हम लोग का
मेन आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है कोरिलेशन रिग्रेशन, अब हम लोग पहुंच गए हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक है, कोरिलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है समझो, यहाँ पर हेडिंग करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब है estimation of one variable for a given value of another variable on the basis of an average mathematical relationship between two variables। ये क्या है देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 ऐसा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये 2x को ना x ही रखते हैं तो आसान होगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, x का अगर वैल्यू हम लोग कुछ पुट करेंगे तो हमें y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं 0, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, ये 0 हो गया तो 3y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 1, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना, ये 1 इधर चला गया, -6 हो जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, y का वैल्यू 2 होगा ना, कैलकुलेट करके देखो ना, यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट कर लो, 1 + 3y = 7, तो 3y = 7 - 1 यानी कि 6, तो y = 6/3 यानी कि 2। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, तो हमें y का कुछ ना कुछ इनपुट निकल के आ रहा है हमारे पास। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके y का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर x 0 हुआ तो y 7/3, अगर x 1 हुआ तो y 2। तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। सपोज x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, सपोज x का वैल्यू हमें 0 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज करके y का वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब एक के ऊपर डिपेंड करके दूसरे का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये देखो ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स x और y, टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू हम लोग का सपोज गिवन है। ठीक है, ये 0 और 1 गिवन था, x का वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, और ये हम लोग y का क्या कर रहे हैं, उसी गिवन वैल्यू पे फाइंड आउट कर रहे हैं y का वैल्यू। तो x को हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, y डिपेंड है, x क्या वैल्यू पुट होगा x में तभी y का वैल्यू डिसाइडेड होगा। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, हमेशा एस्टिमेट करेंगे कौन सा वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, तभी तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही जो है रिग्रेशन एनालिसिस है। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ये देखो एस्टिमेशन, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी मेरे एग्जांपल के केस में y, एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब गिवन जो है यानी कि x। ठीक है, x वेरिएबल, यही हम लोगों ने अभी देखा कि ये इस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो हम लोग का इंडिपेंडेंट, ठीक है,
सॉरी x जो है वो हम लोग का, हाँ x जो है वो हम लोग का इंडिपेंडेंट और y जो है वो हम लोग का डिपेंडेंट हुआ। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होगा, जरूरी है? नहीं। x जो है, ये देखो x जो है वो हम लोग का इस क्वेश्चन के हिसाब से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोगों ने x का वैल्यू का एक वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ले लिया और उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने y का वैल्यू निकाला, तो y बन गया डिपेंडेंट। ठीक है। अब कभी ऐसा भी होगा कि x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं y के ऊपर डिपेंड करके, y का एक सेट ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस केस में y जो है वो बन जाएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और x जो है वो बन जाएगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बता देगा, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है। तो ये कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि x हुआ तो इंडिपेंडेंट, y हुआ तो डिपेंडेंट, नहीं। हमें जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि देखो हम लोग रिलेशन बिटवीन जो है सेल्स और एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सेल और एडवर्टाइजमेंट का रिलेशन जो होता है उसमें सेल जो है वो डिपेंडेंट होता है और एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। हम लोग कितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना खर्चा करेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका सेल कितना होगा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे जितना खर्चा, अगर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल ज्यादा होगा, कम करोगे तो कम होगा। ठीक है। तो यही हो गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हम लोग दोनों तरह का ही पढ़ेंगे, y डिपेंड ऑन x एंड x डिपेंड ऑन y। ठीक है। अब देखो इसमें कैसे पढ़ना है, हमें यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑन, सॉरी एस्टिमेशन ऑफ y डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन x। ठीक है। अगर y डिपेंड्स ऑन x है तो इसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे y ऑन x। ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ x डिपेंड्स ऑन y। ठीक है। अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि x डिपेंड्स ऑन y तो ये हो जाएगा x ऑन y। जैसे कि मैंने पहले ही बोला दोनों केस हो सकता है, y डिपेंड ऑन x भी हो सकता है, x डिपेंड ऑन y भी हो सकता है। जब हम लोग y डिपेंड्स ऑन x निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, y डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट, तो एस्टिमेट होगा किसका, वैल्यू y का। अब अगर x डिपेंड्स ऑन y होगा तो x डिपेंडेंट पता ही चल रहा है लैंग्वेज पढ़कर, y इंडिपेंडेंट तो y के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा x का वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज एक बार लिखवा देते हैं यहाँ पर, y कैसा नेचर में है और x कैसा नेचर में। तो y का नेचर है हम लोग का डिपेंडेंट और x का नेचर है इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर y और x, y का नेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का नेचर है इंडिपेंडेंट और x का नेचर है डिपेंडेंट। ये हो जाएगा डिपेंडेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर रिग्रेशन लाइन पढ़ते हैं। देखो रिग्रेशन लाइन कैसे बनता है, अगर हम लोग का परफेक्ट कोरिलेशन है, देखो अगर हम लोग का परफेक्ट कोरिलेशन है तो परफेक्ट कोरिलेशन कैसे हो सकता है, या तो परफेक्ट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा ऐसे। ठीक है। तो अगर हम लोग का कोई परफेक्ट कोरिलेशन है, जैसे मान लो ऐसा वाला कोरिलेशन, ठीक है, जहां पर एक परफेक्ट हमें लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। जहां पर लाइंस जो है वो इस तरह से पॉइंट्स पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये बन गया रिग्रेशन लाइन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन। और ये हम मान लेते हैं कि ये y ऑन x है। ठीक है। y डिपेंड्स ऑन x है।
तो ये लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है लाइन का, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसा है वो तो देख के ही पता चल रहा है, ये रिलेशन जो है ये है परफेक्ट कोर रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कैटर्ड नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट एक लाइन बना है, तो ये हो गया परफेक्ट कोर रिलेशन, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल लो या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन बना हुआ है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है एज ए परफेक्टली कोरिलेटेड होके एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेशन करना बहुत आसान हो जाएगा और इसमें हम लोग डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं कि इक्वेशन will exist here as they are perfectly correlated, ठीक है। परफेक्टली कोरिलेटेड है क्योंकि स्कैटर्ड नहीं हुआ, प्योर एक लाइन बना हुआ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और या फिर लीनियर इक्वेशन बोलो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टिमेशन जो होगा, जो भी वेरिएबल का हुआ हो, जैसे मैंने y डिपेंड्स ऑन x किया है तो y का एस्टिमेशन होगा, एस्टिमेशन इज इजी एंड इक्वेशन जो है, एंड इक्वेशन कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, इक्वेशन कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, ठीक है। ये जो लीनियर इक्वेशन बना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बना इसको हम लोग, इक्वेशन इजीली बन भी जाएगा, इसको डायरेक्टली यूज करके हम लोग वैल्यू एस्टिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमें रिग्रेशन लाइन बना बनाया नहीं मिला, हमें क्रिएट करना पड़ा, ये कब होगा, जब हमारा परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, तब हम लोग का रिग्रेशन लाइन कैसे बन सकता है। जैसे मान लो ये पॉइंट्स है, ठीक है, पॉइंट्स कुछ इस तरह से है, अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसमें से एक लाइन खुद से ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन हम लोग खुद से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से सपोज, ताकि इस पॉइंट्स के आसपास से लाइन गुजरे, ठीक है। पॉइंट के आसपास से मतलब ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप बना हुआ है हर एक पॉइंट से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट से गैप है ये जितना कम हो उतना परफेक्टनेस आएगा। वैसे इसके जैसा तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैटर्ड पॉइंट थे जिससे हम लोगों ने एक लाइन बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। ये परफेक्ट लाइन नहीं है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन नहीं है, लाइन बनाने का कोशिश किया है, मतलब बोल सकते हैं ये क्रिएटेड इक्वेशन है, रेडीमेड नहीं है, ठीक है, नॉट परफेक्ट, ठीक है। इसीलिए ये परफेक्ट भी नहीं है, हम लोगों ने कोशिश किया है। जैसे ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो है वो दिख रहे हैं हमें, उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, इस वजह से क्रिएटेड है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया है, ये जो रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन is created, ठीक है, and equation is not so perfect, equation is not perfect, और इक्वेशन जो बना हुआ है ये भी इससे परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर इलाबोरेट कर देते हैं। सिंस पॉइंट्स आर नॉट इन ए लाइन, जैसे कि हमें दिख रहा है पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि मैंने व्हाइट रेड कलर से किया हुआ है, ठीक है। देयर इज नो इक्वेशन, तो ये डायरेक्टली हमें कोई इक्वेशन फॉर्म करके नहीं देगा जैसे कि लीनियर इक्वेशंस वगैरह, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन, तो हमें ही एक इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। और इक्वेशन क्रिएट करने का रूल्स क्या होगा, हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि जो गैप है पॉइंट के साथ उस लाइन का जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। तो सो दैट gap between points and line will
मिनिमाइज, ठीक है, जितना मिनिमाइज हो उतना परफेक्टनेस आएगा, आने का कोशिश होगा, बट परफेक्ट तो नहीं होगा, बट उतना मतलब अच्छा होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को हम लोग हटा सकते हैं अगर हम लोग लाइन और पॉइंट्स के बीच का गैप जितना मिनिमाइज कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन हम लोग खुद से बनाते हैं, मतलब हमें परफेक्ट कोई इक्वेशन मिलता नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिसको हम लोग जोड़ के एक परफेक्ट लाइन बना दे, तो इसको बोला जाता है टेंटेटिव इक्वेशन, ठीक है। इट इज अ टेंटेटिव इक्वेशन, ठीक है, इस तरह के इक्वेशन को टेंटेटिव इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड रेसिड्यू और एरर। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आता है कि रेसिड्यू या एरर किसे बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस बना, ये जो मैंने एरो लगाया है, ये पॉइंट रेड रेड जो पॉइंट दिख रहा है, इसके साथ जो गैप क्रिएट हुआ है ये लाइन का, उसे बोला जाता है रेसिड्यू या फिर एरर। तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड रेसिड्यू और एरर, ठीक है। तो ये हम लोग को बोला जाता है रेसिड्यू या फिर एरर बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन कैसे देखने में होता है वो चेक करेंगे। देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ y when it is depend on x। तो क्या आंसर होगा? y माइनस वाई बार, रिग्रेशन लाइन जो बनेगा वो बनेगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का रिग्रेशन लाइन। यहाँ पर लिखते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ठीक है, y ऑन x रिग्रेशन लाइन बन रहा है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर y का मतलब क्या है और x का मतलब क्या है? तो y तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x है, तो x का वैल्यू निकलेगा तो ऑटोमेटिकली y का वैल्यू भी निकलेगा। x का वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर x का अपना वैल्यू 1 से लिया वैसे हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था 0 1 2 3 4, वैसे हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि x का वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू गिवन होना चाहिए। अच्छा, x बार कैसे होगा? x बार तो हमें पता है समेशन x बाई n करेंगे तो x बार निकल के आ जाएगा, मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ x। ये बन गया एरिथमेटिक मीन ऑफ x, ये कैलकुलेट हो गया। ये y बार का मतलब क्या होगा? y बार का मतलब समेशन ऑफ y बाई n, तो ये हो गया एरिथमेटिक मीन ऑफ y। ये कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे ही y मिल जाएगा हम लोग y बार भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात हुआ बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर देखो, और y कैसे निकालेंगे? y लिखेंगे वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड, y का वैल्यू हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बी वाई एक्स ये बचा हुआ है, बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है? बी वाई एक्स का मतलब होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन नहीं सॉरी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है। अब कोफिशिएंट का मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन लिया था इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, x का क्या है? 1 है, मतलब और भी अच्छे से बताए तो +3 है +1 है, तो ये कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोग देखेंगे, इस पे भी 2-3 फॉर्मूला है। अब हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x लिखा है, अब लिखेंगे रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो इसका मतलब एस्टिमेट होगा x का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं एस्टिमेशन of x when it is depend on y।
तो कौन सा लाइन बनाना है? रिग्रेशन लाइन yx ऑन y, ये बनेगा। ठीक है, अब कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? तो x डिपेंड्स ऑन y है, तो इधर x माइनस एक्स बार जो डिपेंडेंट होगा वो इधर होगा, क्योंकि उसी का तो वैल्यू निकालना है। जैसे देखो कैसे याद रखोगे, जैसे अगर हम लोग को y का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन को जब मैनेज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 7 माइनस एक्स, फिर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू हमें मिलता जाएगा, है ना। तो y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना, जिसका आंसर निकालना पड़ता है। वैसे ही अगर हम लोग x डिपेंड्स ऑन y निकाल रहे हैं तो x लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। जैसे थोड़ी देर पहले y डिपेंड्स ऑन x निकाल रहे थे तो y लेफ्ट हैंड साइड था, ये हो गया। अच्छा, अब ये इधर अगर x माइनस एक्स बार है तो इधर y माइनस वाई बार, ये तो कंफर्म है, जस्ट ऑपोजिट होगा। इधर अगर y माइनस वाई बार, इधर x माइनस एक्स बार, इधर y माइनस वाई बार, क्यों है? क्योंकि इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है y का। अब ये बी वाई एक्स था कोफिशिएंट, ये बन जाएगा बी एक्स वाई। यहाँ पर भी सेम चीज लिखेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन होगा। ठीक है, y बार जो है वो हम लोग समेशन y बाई n यानी कि एरिथमेटिक मीन ऑफ y करेंगे तो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे, जो कि y पे डिपेंड करके करेंगे। ठीक है, और x बार कैसे आएगा? x बार तो समेशन x बाई n करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब बी एक्स वाई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ठीक है, अब ये भी कैसे याद रखें, कहाँ बी एक्स वाई लिखना है, कहाँ बी वाई एक्स लिखना है? सिंपल बात है, अगर y डिपेंड्स ऑन x है तो b वाई एक्स होगा, अगर x डिपेंड्स ऑन y है तो b एक्स वाई होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, x कौन किस पे डिपेंड है उसके ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली हमें इसका जो है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स याद रखने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सारे डेटा कैसे निकलेगा वो कैलकुलेट कर लिए, बट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने नहीं देखा। अब देखो यहाँ पर बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी वाई एक्स दो तीन तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। आर एक्स वाई मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। अच्छा, बी एक्स वाई आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। दोनों में फर्क देखो, ये क्या है? y डिपेंड्स ऑन x है तो y बाई x, ये क्या है? x डिपेंड्स ऑन y तो x बाई y। इस तरह से थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के हम लोग यूज जो है इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है? आर एक्स वाई क्या है? ये है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, और एक फॉर्मूला लिख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक फॉर्मूला होगा। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को हम लोग कॉव भी लिख सकते हैं, अभी दिखा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग और भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉव एक्स कॉमा वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग कॉव एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो y डिपेंड्स ऑन x, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है? x है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेरिएंस ऑफ x निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया ये बनेगा वेरिएंस ऑफ x। अब कौन सा कब यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन के डेटा के ऊपर। फिर कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पढ़ के देखो कौन सा इंडिपेंडेंट है? वी एक्स वाई का मतलब x डिपेंड्स ऑन y, तो इंडिपेंडेंट कौन है? y है, तो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन है जिससे हमें बोला है कि हेंस एस्टिमेट फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन। पहला बात है दोनों रिग्रेशन इक्वेशन ही निकालो, मतलब x ऑन y और y ऑन x। तो पहले ये कर लेते, फिर उसके बाद हेंस बोल के जो पॉइंट दिया है वो भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 17.15 एक्स वाई, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या क्या है, 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 10। अच्छा, और y का वैल्यू है 6 7 9 10, 6 7 9 10 12, 12 था शायद, हाँ 12 और 12। अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है दोनों, तो हमें क्या क्या चाहिए, हम लोग को x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार चाहिए। तो इससे हम लोग x माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समेशन x निकाल लेंगे तो x बार पता चल जाएगा, समेशन y निकाल लेंगे तो y बार पता चल जाएगा। 4 + 2 6, 6 + 10 16, 16 और यहाँ पर हो गया 10 मतलब 26, 26 + 8 मतलब 26 + 8 हो जाएगा 34, ठीक है 34 हो गया। 12 12 24 और 10 34, 34 और 9 मतलब ये हो जाएगा 23, 23 और 7 तो 46। ये आ रहा है हम लोग का 46 कैलकुलेट हो गया। 46 हो रहा है या 56 होगा शायद यहाँ पर। 6 + 7 + 9 + 10 10 10 34 + 34, हाँ 56 हो, 56 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, देखो हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी चाहिए। अब हम लोग कॉब निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, एक ही बात है, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कॉब चाहे तो निकाल सकते हैं, और कॉब का फॉर्मूला हम लोगों ने रिग्रेशन में सीखा हुआ है, सॉरी कोरिलेशन में सीखा हुआ है। तो हम लोगों का कॉब का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि देखो हम यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बी वाई एक्स पहले, तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, कॉब एक्स कॉमा वाई, और बी वाई एक्स मतलब एक वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉब कैसे निकलता है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे होगा, मतलब स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो या डिस्पर्सन हो, सारी चीज रिलेटेड होते हैं। ये देखो डिस्पर्सन का यूज हुआ, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, ये सारी चीज कैलकुलेट होने चाहिए, और एक्स वाई भी चाहिए, ठीक है। हम लोग को एक्स वाई भी चाहिए, और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर भी चाहिए होगा। अभी तो एक्स का स्क्वायर ही चाहिए, अब जब हम लोग बी एक्स वाई निकालेंगे तो वाई का स्क्वायर भी जरूरत होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, 12 28 45, ठीक है। 5 × 10 50 96 और ये हो गया 120। एक्स का स्क्वायर मतलब 4 16 25 25 64 और 100। अब इस ये सब का टोटल भी कर लेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 12 + 28 + 45 + 50 + 96 + 120, 351, ठीक है 351। अच्छा, यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 4 + 16 20 25 25 164 234, ठीक है। ये हो गया एक्स का स्क्वायर 234, वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 7 7 49 81 100 144 144, समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर 144 × 2 प्लस 181 प्लस 49 प्लस 36, तो ये हो गया 554। तो लगभग हम लोगों ने सारा चीज कैलकुलेट कर लिया है, अब बस यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर मिलता जाएगा। तो ये देखो समेशन एक्स वाई कितना होगा, तो समेशन एक्स वाई है 351 351, और डिवाइडेड बाई एन भी करना है, ठीक है। तो 351 डिवाइडेड बाई एन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो गया 6 माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स 34/6 इंटू समेशन ऑफ वाई मतलब 56/6, और समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 234/6 माइनस समेशन एक्स बाई एन मतलब समेशन एक्स है 34, 34/6 इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर 351 डिवाइडेड बाई 6,
58.5। अच्छा, ये यहाँ पर 36, ये कितना हो जाएगा 34 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 36, 2.88, और 351 डिवाइडेड बाई 6 ये कितना आया था 351 डिवाइडेड बाई 6, ये 58.5 आया था। ठीक है, -58.5, तो ये हो जाएगा 5.611, लेकिन पॉजिटिव में होगा क्योंकि मैंने बाद में वो माइनस किया इसलिए वो नेगेटिव दिख रहा है। 5.611 देख लो, 5.611 कैलकुलेटर पे करके। अच्छा 234, ये भी कैलकुलेट करते हैं। 234 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 39 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 6, और इसका स्क्वायर आ जाएगा इनटू इक्वल टू, तो 32.114, 32.11 ऐसे आ रहा है। तो 32.111 और माइनस कर देते हैं 39, ठीक है, जो वैल्यू लिख रहा है तो ये निकल के आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग, 6.888 ऐसे कैलकुलेट होके आ रहा है। तो 5.611 और 6.88, तो ये 11 भी कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। तो 5.6111111 जब तक कैलकुलेटर लेगा, और डिवाइडेड बाय 6.888, तो ये हो गया कुछ इतना 0.814। ठीक है, 0.8145 ये वैल्यू निकल के आ रहा है बी वाई एक्स का। इसी तरह से हम लोग को बी एक्स वाई भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी एक्स वाई। ठीक है, अच्छा बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ वाई होगा, वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, अब कॉब एक्स कॉमा वाई, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से पुट कर देंगे 5.611 होगा। ठीक है, कॉब एक्स कॉमा वाई का आंसर तो वही होगा 5.611। और वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकलेगा, वेरिएंस ऑफ वाई निकलेगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब 554 डिवाइडेड बाई 6 माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 554 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा इतना 5.611, ये कुछ आ रहा है 92.333 ऐसे आ रहा है 92.33, और 56 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आया इनटू इक्वल टू माइनस 92.333 जब तक कैलकुलेटर लेगा। तो ये आंसर आ रहा है कुछ इतना 5.222। ठीक है, 5.611 डिवाइडेड बाई 5.222 ऐसे कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। ये कितना आया था 87.11 ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब अगर डिवाइड करेंगे तो 5.61111 जब तक कैलकुलेटर चलेगा, ठीक है, कैलकुलेटर में लेगा 5.22222 इक्वल, अब चेक करते कितना आया 1.074, 1.074 मतलब 8 बोल सकते हैं। ठीक है, 1.08 ऐसा ले लिया मैंने। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, दो इक्वेशंस कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि वेरिएबल्स तो हमें मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स ऑन वाई। अच्छा, यहाँ पर बोला है एस्टिमेट y व्हेन x इज 13 एंड एस्टिमेट आल्सो x व्हेन y इज 15। तो पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं। y ऑन x कैसे होगा, x ऑन y, x डिपेंड्स ऑन y, तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये हो गया x माइनस एक्स बार। x बार का वैल्यू कितना आया हुआ है, x बार का वैल्यू हम लोग का 34/6, ये आ रहा है इतना 5.666। ठीक है, 5.666, तो ये हो गया 5.6667। हम चार डेटा ले रहे हैं। ठीक है, बी एक्स वाई कितना आ गया है, बी एक्स वाई हम लोग का आ गया है यहाँ पर ये वाला 1.08, हम 1.08 लेके ही करते हैं। और y y के साथ देखो इक्वेशन तो बना ही लोगे, इसमें ये भी निकाल लेते हैं। हमें y का वैल्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा व्हेन x इज 13। ठीक है, y का वैल्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा जब x 13 है, और x का वैल्यू जब y 15 है। ठीक है, x डिपेंड्स ऑन y, जब y का वैल्यू 15 है तो x का वैल्यू कितना होगा, अगर y का वैल्यू 15 है तो 15 माइनस इसके साथ साथ ही कर ले रहे हैं। तुम लोग चाहो तो दो इक्वेशन को अलग निकाल के फिर उसमें पुट करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का y बार का वैल्यू कितना आया हुआ था। y बार का वैल्यू हम लोग का ये वाला होगा, ये वाला
56 मतलब 56/6 देख लेते हैं कितना आता है, वो तो स्क्वायर फॉर्मेट में है ना, तो ये हो गया 9.333। तो यहाँ भी चार्ट डेटा ले लिया मैंने, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे एक्स का वैल्यू, तो सिंपल -15 ये जो वैल्यू निकल के आया इंटू 1.08 जितना भी आया प्लस 5.6667, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का, ये कुछ गलत हो गया लग रहा है, 15 माइनस 9.3333 जितना भी आया इंटू 1.08, ये वाला वैल्यू निकल के आया 6.120। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करते हैं 5.6667, तो ये आंसर निकल के आ रहा है 11.786 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। अब देखते हैं आंसर क्या है, एक्स का आंसर क्या है। तो यहाँ पर एक्स का आंसर आएगा, y जब 15 है 11.786, तो 75 आया, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से होगा, बट हम लोग का आंसर ठीक है, ठीक है। y ऑन x, अब y ऑन x निकालेंगे, और एस्टिमेट कैसे होगा, हमें कैलकुलेट करना है y का वैल्यू। ये देखो y का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम लोग का x का वैल्यू कितना होगा, जब हम लोग का x का वैल्यू व्हेन y इज x इज 13, x का वैल्यू जब 13 होगा, तो यहाँ पर y माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब फटाफट पुट कर लेते हैं, y माइनस वाई बार का मतलब 9.3333, बी वाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो रखा है, बी वाई एक्स का वैल्यू ये वाला 0.8145, 0.8145, एक्स का वैल्यू 13 माइनस एक्स बार है 34 डिवाइडेड बाय 6, 34 डिवाइडेड बाय 6 मतलब ये हो रहा है 5.666। -13 कर लेते हैं इंटू 0.8145, ठीक है। ये नेगेटिव में आंसर दिख रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ऐड होगा, तो हम ऐड ही कर लेते हैं 9.333। तो ये हो गया, y का वैल्यू आ रहा है 15.3063, ठीक है, 15.3063। अगर हम लोग का x का वैल्यू जो है वो 15 है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखो कहाँ है आंसर, ये रहा, x का वैल्यू जब 13 होगा तो y का वैल्यू 15.3063, ये एग्जैक्ट आया, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो जा रहा है। तो इंडिविजुअली दो रिग्रेशन लाइन इक्वेशन बनाने के बाद भी हम लोग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली इक्वेशन में ही वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का रिग्रेशन लाइन जो है वो स्टार्ट भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आई होप कि ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एमसीक्यूज वो कंप्लीट करेंगे, देखते हैं ये कितना टाइम लगता है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।